लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 9.3 के स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। ठीक है, आई होप वो वीडियो तुम लोगों ने देख ली होगी, क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम भी नहीं फेस करी होगी। तो अब हम लोग आगे की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहां से वर्ड प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0 0 and whose differential equation is y dash is equal to ex sin x। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, इन्होंने कहा है कि जो y डैश है ये है ex इंटू साइन एक्स, ये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ex साइन एक्स, ये इन्होंने दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज इन्होंने दे दी है। और ये कर्व पास कहां से हो रहा है? दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। अगर ये 0 0 से मतलब होकर पास हो रहा है इस लाइन का कर्व, तो हम जब इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये पॉइंट 0 0 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट उस जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यानी जब इसका जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसका कर्व इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, यानी 0 0 से पास हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये वैल्यू डालकर वहां से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे और उससे पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया dy इज इक्वल टू, क्या बोला था कि x वाला मटेरियल पूरा एक तरफ अपने को चाहिए, तो ये पूरा एक तरफ चला गया। अब मुझे इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। ठीक है, ये जो ex sin x का जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन किया होगा, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिन लोगों ने किया होगा, उनको पता होगा कि इसको i मानकर करते हैं, क्योंकि इसमें रीडिफरेंशिएशन यानी एक बार फिर e की पावर x sin x आ जाता है। ये अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो तुमको आइडिया होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, i को ले लेते हैं ex sin x। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए क्या हम लोगों ने सीखा था, आइलेट रूट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में यानी सेकंड लेंगे और इसको पहले ले लेंगे। बात समझ में आई? साइन एक्स को, पहले टर्म को हम लोगों को रोकना है, दूसरे को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस पहले टर्म को क्या करना है, बोलो डिफरेंशिएट करना है, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद जो आएगा उस पूरे को तुम्हें क्या करना है, बोलो इंटीग्रेट करना है। आई होप बात समझ में आ रही हो। ये हो गया साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस लगा दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन डी एक्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये कॉस एक्स इंटू ई एक्स को वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग कौन सा, वही बाई प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखो साइन एक्स ई एक्स हो गया, यहां माइनस लगा रहने दो। पहले टर्म को क्या करना है, बोलो रोकना है, दूसरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, माइनस लगा दो। पहले टर्म को देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी इसको वापस क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यार अगर इतनी प्रैक्टिस करी होगी तुम लोगों को तो ये सब आइडिया पहले से लग गया होगा। यहां हो जाएगा ई एक्स कॉज एक्स, तो ये हो गया ई एक्स कॉज एक्स, माइनस ये जब पूरे टर्म को तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस कॉज एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये माइनस अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई एक्स कॉज एक्स, ये माइनस बाहर ले लो तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी बात क्या है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ये बताओ यार, ये आई है कि नहीं है, ये क्या है, आई है। ठीक है, साइन एक्स ई एक्स, यहां पर जरा ध्यान से देखो, आई बराबर जो माना था यही वापस आ गया ना, माइनस को अंदर इंटर कराओ तो ये ई एक्स कॉज एक्स हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और इस पूरे को हम आई लिख देंगे क्योंकि यही तो आई था, और एक आई यहां पहले से था। इस आई को जब इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा 2i, कितना बनेगा, 2i, और यहां से अगर ई एक्स को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और 2 को अगर इधर ले जाकर, ये जो 2 आया है इसको इधर डिवीजन में लेकर चले जाओ तो ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी ये जो इंटीग्रेशन करना था ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये वैल्यू लाकर यहां पर पुट कर दो, y का इंटीग्रेशन, ये dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। इसका हम लोगों ने सॉल्व किया है तो आया ex/2 sin x माइनस cos x, और ये तुम्हारा हो गया क्या, प्लस सी लगा दो, ये तुम्हारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। तुम्हारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब ये जो कर्व है यानी इस लाइन का जो कर्व है ये पास हो रहा है 0 0 से होते हुए। अगर ये 0 0 से होते हुए पास हो रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए इसका मतलब y बराबर 0 हो जाएगा, x भी 0 है, यहां हो जाएगा साइन 0, यहां हो जाएगा माइनस कॉस 0, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब इसको अगर सॉल्व करो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 हुआ। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, प्लस सी हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 -1 -1 होगा, -1 इंटू -1/2 -1/2 प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि c बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। c बराबर 1/2 हो गया। अब जो रिक्वायर्ड यानी जो तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था उसमें c की वैल्यू यानी यहां पर लाकर c की वैल्यू को तुम्हें क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो c की वैल्यू यहां पर लाकर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा y, रिक्वायर्ड इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू ex/2 sin x माइनस cos x प्लस 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब चाहो तो यहां से 1/2 को कॉमन ले लो, देख लो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है। यही पे भी छोड़ दोगे देखो हो तो जाएगा सही, लेकिन अगर चाहो तो कॉमन ले लो, तो जब 1/2 को कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा ex, और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा sin x माइनस cos x, और ये प्लस 1 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा इनटू, तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहां पर ये प्लस 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ex sin x माइनस cos x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि तुमसे एमसीक्यू में पूछा है या जनरल ऐसे सॉल्यूशन पूछा है। सॉल्व करना होगा तुम यहां पर इन तीनों में से कहीं पर भी आंसर को छोड़ सकते हो, सही होगा। एमसीक्यू में है तो प्रॉपर सॉल्व करके इस तरह से ला सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें तो सेम पैटर्न का देखो क्वेश्चन है ये। फाइंड, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है एक्स वाई पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये तुमको गिवन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने दिया है। फाइंड द सॉल्यूशन कर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 यहां से होकर पास हो रहा है। बिल्कुल वही कंप्लीट पिछले क्वेश्चन की तरह का पैटर्न है, कुछ भी इसमें डिफरेंट तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो उसी पैटर्न पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, एक्स वाला मान एक तरफ, वाई वाला मान एक तरफ, तो वही काम कर लेते हैं। dx को इधर लेकर चले जाओ, देखो यहां पर है एक्स वाई डी वाई, dx को उधर ले जाओ तो x प्लस 2 dx, और y प्लस 2 यहां रखा हुआ है। y प्लस 2 को इधर लेकर आओ तो dy अपॉन कितना हो जाएगा y प्लस 2, y यहां पहले से रखा हुआ था, इज इक्वल टू x प्लस 2 यहां है, x यहां इंटू कर रहा है, यहां आकर डिवाइड कर देगा, और ये हो जाएगा dx। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, देखो इस पूरे टर्म को और इधर से इस पूरी चीज को, यानी एक तरह से dy को अगर मैं बाहर लिखूं तो y अपॉन y प्लस 2 dy को, ठीक है, और दोनों तरफ मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। जनरल इक्वेशन करने के लिए x वाला मटेरियल एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। तो यार यहां पर देखो y प्लस 2 है, यहां y है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सही कर लो, प्लस 2 कर लो, माइनस 2 कर लो, और ये हो गया dy इज इक्वल टू, यहां x बाई एक्स को अलग कर लो, भाई x दोनों के लिए डिनोमिनेटर है ना, इसके साथ अलग कर लो, तो x बाई एक्स करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 बाई एक्स हो जाएगा, और यहां पर dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसको जब आप करोगे तो y प्लस 2 एक साथ ले लोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 dy अलग हो जाएगा,
-2 1/y+2 dy अलग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर 1 का dx अलग हो जाएगा, +2 को बाहर ले लो, 1/x का dx अलग हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात या नहीं? 1 का करोगे भाई y आ जाएगा -2, इसको सॉल्व करोगे तो log y+2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर देखो 1 का x आ जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा log x और +c, यहां पर कांस्टेंट यूज कर लो। बात समझ में आती जा रही है? log log वाला एक तरफ माल कर लो तो y, x को इधर ले आओ तो -x हो जाएगा, +c को इधर ले आओ तो -c हो जाएगा। और ये 2 log x को कुछ और नहीं हम लिख सकते हैं log x²। बोलो हाँ, इसको उधर लेकर जाओ माइनस, इसको जरा ध्यान से देखो, 2 log में इनटू कर रहा है तो इस पर पावर बन के आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y+2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां पे 2 इंटू में है तो इधर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये क्या हो जाएगा log a इंटू log b, तो ये हो जाएगा log x² और y+2 स्क्वायर, दोनों इंटू हो जाएंगे क्योंकि log a प्लस log b था, log a इंटू b बन गया और यहां y -x -c रखा रहने दो। ये हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कर्व कहां से पास हो रहा है? सॉल्यूशन कर्व इज पासिंग थ्रू 1 -1 सिंस द कर्व इज पासिंग थ्रू 1, -1, इसलिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो 1 की y की जगह पर क्या रखना है? देखो -1, माइनस x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है और -c तो हमको निकालना ही है। यहां पर आ जाओ log x² यानी 1² माइनस y+2, y की वैल्यू -1 है, -1 + 2 और इस पूरे पर भी दिया है स्क्वायर, इसको जरा सा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा -2 - c, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा log, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 - 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये हो जाएगा -2 - c और ये हो जाएगा कितना 1² तब तो ये log 0 बनेगा। आई होप बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, log 0 हो जाएगा ये ना 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 मिस्टेक, ये इंटू हो रहा है भाई। ठीक है, यहां पर देखो a + b है, मैंने माइनस गलत लगाया, ये इंटू होगा तो log 1 × 1 कितना हो जाएगा? log 1 हो जाएगा। तो -2 - c = 0 हो जाएगा, c को उधर ले जाओगे c बराबर -2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर सीधे सीधे लिख दो क्या, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो भी तुमसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा? y - x, c की वैल्यू -2 रखोगे +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू log x² एंड y+2 स्क्वायर, और ये तुम्हारा आंसर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व लिख लो या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख लो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, c की वैल्यू निकाला, जनरल सॉल्यूशन तो दिया था, वहां पर c की वैल्यू को पुट कर दिया, यहां पर -c था तो यहां पर c की वैल्यू कितनी हो गई? -2, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, बाकी एज इट इज रखा हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0, -2, यानी ये जो पास हो रहा है ये 0, -2 से होकर पास हो रहा है। ठीक है, एक बात हो गई कि ये 0, -2 से पास हो रहा है। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, मान लो कोई कर्व है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे जब आप ऐसे टेंजेंट खींचते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx की तो होता है इस पॉइंट की टेंजेंट, तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ? y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी इनटू y, और ये बराबर क्या दे रहा है? इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, यानी इक्वल टू x। ये बात आ रही है, बात समझ में आ गई? तो अब इक्वेशन एक बार फ्रेम हो गया, गेम ओवर हो गया। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है उसमें क्या कह रहा है कि जो dy/dx है यानी टेंजेंट ऑफ द पॉइंट एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, यही तो बात है। खत्म क्वेश्चन, x वाला मटेरियल एक तरफ, y वाला मटेरियल एक तरफ, तो y/2y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x × dx हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट कर दो, y का हो जाएगा y²/2, x का हो जाएगा x² 2 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब तुम चाहो तो इसको y, इसको भी यहां क्या लिख दो, 2 लिख दो, c/2, भाई कांस्टेंट वैल्यू है, c/2 लिख दिया, तो y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, c हो गया। ठीक है, अब अगर यहां पर हम इसको और फॉर्म करें तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। कहां से पास हो रहा है, सिंस द कर्व इज पासिंग थ्रू 0, -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा -2। वैल्यू पुट कर दिया तो इससे c बराबर देखो कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया कि नहीं, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का 0 हो गया। ये वैल्यू ले जाकर वापस पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो आसान है या नहीं? ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आसान ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे लग जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, एक कर्व ऐसे बना लो जैसे भी, इस पर कोई पॉइंट दिया है जो कि एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यार इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट का स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। इस ट्वाइस द स्लोप, यानी एक स्लोप का ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, कौन से स्लोप का, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3, यानी इसको अगर हम किसी पॉइंट से मिला दें, -4, -3 से मिला दें, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट के स्लोप, इस पॉइंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप का 2 गुना है। अब दो पॉइंट को मिलाने वाली, अगर दो पॉइंट है तुम्हारे x1, y1, x2, y2, इनको मिलाने वाली कोई लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई लाइन है, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बोलो ये होता है कि नहीं? तो इन दोनों का भी स्लोप निकल जाएगा, तो इसका जो स्लोप है ये इसका ट्वाइस है, यही तो बोला है। y2 मतलब कितना भाई, -3 माइनस वाई अपॉन x2 यानी -4 माइनस एक्स। ये बात क्वेश्चन में बोली गई है। और ये कर्व पास कहां से हो रहा है, -2, 1 से होकर पास हो रहा है, यानी ये x है और ये कितना है, y। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? 3 पर आई होप क्लियर तो हो ही गया है। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, स्लोप ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पॉइंट एक्स वाई, इसका स्लोप क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से दो पॉइंट, एक्स वाई एंड -4, -3, तो इनको पास होने वाली लाइन का, यानी इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा y2 माइनस y1, यानी -3 माइनस वाई अपॉन -4 माइनस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब यार देखो, ऊपर से अगर हम लोग निगेटिव ले लें, नीचे से भी निगेटिव ले लें, तो कुल मिला के वहां 3 प्लस वाई और यहाँ 4 प्लस एक्स मिलेगा। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कट के किनारे हो जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस एक्स बच जाएगा, ये इसका स्लोप हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, ये ट्वाइस है किसका, इस स्लोप का, यानी 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाई वाई मटेरियल एक तरफ, एक्स एक्स वाला मटेरियल एक तरफ, वही काम तो करना है, तो डी वाई अपॉन इसको इधर लेकर चले आओ तो y प्लस 3 हो जाएगा। दो कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो, dx पंजा ऊपर गया dx और नीचे x प्लस 4 हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इसी तरह से तो हम लोग जनरल इक्वेशन पे पहुंचते हैं। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, log x प्लस 4। दोनों log है तो एक काम करो, इधर जो कांस्टेंट लो वो क्या ले लो, log c ले लो। बोलो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा log y प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इधर 2 लगा हुआ है, पावर में जाएगा।
प्लस कितना हो जाएगा, log c हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं ये वाला हटा देता हूं, ये समझ गए ही होगे कि अब कैसे करना है। मैंने समझाने के लिए बनाया था, अब इसका कोई काम नहीं है, ताकि प्रॉपर क्वेश्चन तुमको दिखाई दे। अब देखो ये हो जाएगा log y प्लस 3, और यहां पर जब हम लोग log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाएगा, log a इंटू log b। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों तरफ log है, हट के किनारे हो जाएगा, तो कुल मिला के तुम्हें मिलेगा क्या, या तुम्हें मिलेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर c की वैल्यू निकल जाए, हम यहां लाकर पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से। c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व पास कहां से हो रहा है, सिंस द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -2, 1, यहां से पास हो रहा है, वैल्यू उठा के डाल दो। तो y प्लस 3 यानी y की वैल्यू है 1, 1 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू c, और x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 4, और इसका है स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4c। सॉल्व करोगे तो c बराबर कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होना चाहिए, जब हम c की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो ये होगा y प्लस 3, c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार कि यही आंसर आ रहा है या नहीं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल बलून है, उसका वॉल्यूम इन्फ्लेटेड यानी हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से चेंज होने का मतलब समझ रहे हो, यानी टी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता था। ये तुम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो पहली इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी उसका जो रेट है चेंज होने का, वो कांस्टेंट है यानी के है। और ये तुम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में यानी पहले से डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ रखा था। तो इसको जरा देखते हैं, डी बाई डी टी, और वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अगर याद हो तुम लोगों को तो 4/3 पाई तो देखो कांस्टेंट है, निकाल कर करो बाहर। डी बाई डी टी हमें किसका करना पड़ेगा, बोलो आर क्यूब का करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, के। ठीक, अब इसका जब हम लोग करेंगे तो 4/3 पाई ये हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। क्यों, r के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ 3r स्क्वायर हो जाता, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा के। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 4πr स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। डी टी को उधर लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पर दिख रहा होगा कि इसको r के रिस्पेक्ट में और इसको t के रिस्पेक्ट में हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो यार 4 पाई देखो यहां पर कांस्टेंट है तो निकल कर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का करोगे तो आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, और इधर जब करोगे तो k इंटू टी आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? 4 पाई आर क्यूब बाई 3 के, और डी टी के रिस्पेक्ट में के तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में 1 का करोगे तो टी आ जाएगा, प्लस सी हो गया कांस्टेंट। ये एक तरीके से बनकर तैयार हुआ तुम्हारा एक जनरल इक्वेशन। और इसमें एक काम करो, अगर 4 पाई आर क्यूब 3 को इधर लेकर चले जाओ तो के टी प्लस सी, ये एक जनरल इक्वेशन बनकर तैयार होना चाहिए। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है। अब देखो मेन काम हमें करना क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगी t सेकंड के बाद, यानी बेसिकली r और t में रिलेशन यहां से हमें मिल जाना चाहिए, एस्टेब्लिश करना है। लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है, k और c, ये जो दो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये अगर पता चल जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, यानी एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा जो हमें r और t में रिलेशन दे देगा। तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इंफॉर्मेशन मेरे पास ये गिवन है कि इनिशियली उसकी रेडियस कितनी थी, 3 यूनिट थी, और 3 सेकंड के बाद कितनी हो गई है, 6 यूनिट हो गई है। इनिशियली का मतलब क्या, कि जब टाइम 0 सेकंड था, बोलो, तो रेडियस 3 यूनिट थी। इनिशियली का यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? इस चीज को यहां पर इंप्लीमेंट कर दो, यानी यूज कर लो। तो अब यार देखो 4 पाई आर मतलब क्या, 3 का क्यूब बराबर 3
के और टी की जगह पे 0 और प्लस सी, यही तो रखा जाएगा। इस 3 से इसकी एक पावर कटेगी, ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, ये हो जाएगा 36 पाई, और ये k इंटू 0 0, तो c बराबर 36 पाई आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? c की वैल्यू आ गई, अब हम k भी निकाल लें। अच्छा, t सेकंड यानी 3 सेकंड के बाद क्या होता है, जब टाइम 3 सेकंड हो जाता है तो रेडियस कह रहा है 6 यूनिट हो जाती है, यही तो बात बोला है। अब ये बात यूज कर लो, तो हो गया ये कितना तुम्हारा 4 पाई, r की जगह 6 इस बार यूज करेंगे, यहां पर 3 रखा रहने दो, k की जगह पर क्या यूज करेंगे, के तो हमें पता नहीं क्योंकि के निकालने जा रहे हैं, टाइम की जगह पे इस बार 3 यूज करेंगे तो 3t हो जाएगा, प्लस c की जगह पे इस बार 36 पाई यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि c की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब क्या किया जाए, देखो सॉल्व करते हैं। इसमें से देखो 3 अभी भी कॉमन हो सकता है, तो 3 को निकाल लो यहां से कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और इसको तुम कर दो कितना 6 की 6 क्यूब कितना होता है, देखो 216 होता है, तो इसको 216 लिख दो फिलहाल। यहां पर देखो जब यहां से 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 12 पाई। बोलो होगा कि नहीं? 3 को हमने निकाल के बाहर किया है, 9 से इसको डायरेक्टली उड़ाओ यहां से, तो ये जो 9 है जब इसको डायरेक्टली काटेगा तो 9 2 18 हो जाएगा, और 9 4 36 हो जाएगा, 24 4 कितना हो जाएगा 96 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस 12 पाई। 12 पाई इधर से आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 96 माइनस 12 पाई हो जाएगा, 96 पाई माइनस 12 पाई, तो ये हो जाएगा 84 पाई, ये k की वैल्यू हो गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब कह रहा है t सेकंड के बाद रेडियस क्या होगी, तो आफ्टर t सेकंड्स, भाई t सेकंड के बाद पूछ रहा है ना, आफ्टर t सेकंड्स। तो अब यहां पर c और k की वैल्यू मुझे पता चल गई है, मैं यहां पर पुट कर दूंगा। t सेकंड के बाद की बात कर रहा है, तो 4 पाई r क्यूब हो गया बराबर 3 हो गया, k की वैल्यू हम लोगों ने 84 पाई निकाली थी, तो 84 पाई इंटू टी, क्योंकि t सेकंड के बाद की बात कर रहा है, और सॉरी और प्लस c की वैल्यू निकाली थी 36 पाई, ये यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। देखो यहां 4 पाई है, और ये सब भी 4 पाई से कट ही जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? काट के किनारे लगाओ, आर क्यूब बराबर ये हो गया 3, 4 पाई, देखो यहां से 4 पाई चाहे कॉमन लेके काटो या 4 पाई से पूरे को डिवाइड कर दो, बात एक ही है। इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 21 पाई इंटू टी, और इसको 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9 पाई, 3 को अगर अंदर इंटू करा दो तो ये हो जाएगा 63 पाई प्लस 27 पाई, 63 पाई टी हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 27 पाई। मुझे आर चाहिए था, आर पे क्यूब लगा हुआ है, तो कुल मिला के इधर जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, बोलो इधर पावर 1/3 हो जाएगी कि नहीं? तो इधर पावर 1/3 लगा दो, ये आंसर होना चाहिए आर की टी सेकंड के बाद। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से नीचे कर देता हूं, अभी क्लियर है कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। एक मिस्टेक किया है, देखो भाई जब हमने इसको 4 पाई से डिवाइड किया है तो ये पाई नहीं होना चाहिए, पाई तो सब जगह से उड़ जाएगा ना भाई, पाई हटा दो ये पूरे में से, ये हो जाएगा 63t प्लस 27, देख लो ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 4 से नहीं 4 पाई से डिवाइड किया था, इसलिए पाई यहां मैंने लगा दिया था, पाई हर जगह से हटा दो, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 63t प्लस 27 की पावर 1/3, ये आंसर होना चाहिए। नोट कर लो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, ठीक है, यानी हर साल वो r% के रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रेट है यानी प्रिंसिपल किस रेट से बदल रहा है भाई, वो हो रहा है r% के। तो हम लोग जानते हैं PRT/100 वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक साल की अगर बात करेगा तो PR/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? PR/100, बोलो इसी रेट से तो चेंज होगा, dp/dt कितना हो जाएगा PR/100, इसमें कोई बात नहीं समझ में आई? भाई प्रिंसिपल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है तो dp/dt हो जाएगा, और हमको पता है कि प्रिंसिपल किस रेट से चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो P इंटू R/100, PRT/100, एक साल की बात कर रहे हैं, T1 हो जाएगा। अब हम देखो क्या करने वाले,
ये P है, ये भी P है, तो एक तरफ ले लो भाई, तो ये हो जाएगा dP अपॉन P। dt उधर लेकर चले जाओ तो R/100 और dt हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, log P, और इसको अगर हम देखें तो R/100, ठीक है, और dt यानी 1 का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये एक जनरल इक्वेशन बनकर आ जाएगा। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई, देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू हमें निकालनी है, इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। यानी 10 साल में क्या होता है, 10 साल में रुपए अपने आप को डबल कर लेता है। ये कितने रुपए, 100 रुपए अपने आप को डबल कर लेता है। यानी 10 साल में 100 रुपए कितना बन जाता है, 200 बन जाता है। इनिशियली तो वो 100 रुपए है ना भाई, इनिशियली कितना है, 100 रुपए है। यानी जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना है, बोलो 100 रुपए है। उसको यहां पर यूज कर लो, तो log 100 हो जाएगा, और टाइम हम जब यहां पर 0 पुट करेंगे तो c बराबर निकल कर आ जाएगा log 100। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, c बराबर log 100 आया कि नहीं, क्योंकि टाइम हमने 0 इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब 10 साल बाद की बात करें, जब टाइम 10 साल हो जा रहा है तो प्रिंसिपल डबल होके कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। भाई 100 रुपए डबल होगा तो 200 ही तो बनेगा। अब इसको जब यहां पर यूज करोगे तो log p यानी कितना हो जाएगा, log 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू R/100, टाइम कितना है इस बार, 10 साल है, प्लस c की वैल्यू तुम पहले से निकाले हुए हो, तो c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, log 100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, R/10 आ जाएगा। पहले log वाले को एक तरफ करो, तो log 200, ये माइनस हो जाएगा log 100, ये हो जाएगा R/10। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो log 200 माइनस log 100 है, log a माइनस log b है कि नहीं है, तो ये log a/b बन जाएगा कि नहीं, यानी 200/100 बनेगा, log a/b बराबर R/10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ये हो जाएगा log 2, भाई 0 0 कट गया, तो log 2 बराबर कितना हो गया, R/10 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब तुमको वैल्यू गिवन है, इसमें क्या गिवन है भाई, वैल्यू गिवन है, किसकी, log 2 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन है। तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। log 2 की जब वैल्यू डालोगे तो r अपने आप निकल कर आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, अब तुम देखो यार क्वेश्चन नंबर 21 इसका, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% के रेट से प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है। देखो कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है कि नहीं है, प्रिंसिपल है यानी डीपी, और उसका जो चेंज दे रखा है, पिछली बार हम लोगों ने क्या लिया था भाई, PR/100, इस बार क्या लेंगे 5P/100, क्योंकि P इंटू R हुआ कि नहीं हुआ, और R कितना था, 5% था कि नहीं था, R बराबर कितना है बोलो, 5%, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इसको यूज कर लिया। अब पहला काम वही कर लो भाई, इसको dp, p को इधर लेकर चले आओ, ये हो जाएगा 5/100, और dt को इधर लेकर चले आओ, मारो इंटीग्रेट, यहीं सीधे खत्म करो, ये हो गया log p, 5/100 जाएगा बाहर, यानी 1/20 हो जाएगा, और dt यानी यहां पर t आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बन गया। अब क्या कह रहा है, इनिशियली ये क्या बात कर रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक। इनिशियली 1000 रुपए तुमने डाला, तो जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल कितना था, बोलो 1000 रुपए था कि नहीं था, यानी स्टार्टिंग की हम लोगों ने बात करी, पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, log 1000 हो जाएगा, 1/20 इंटू टी, 0 दे रखा है तो ये c, ये तो हो गया 0, c बराबर कितना आ गया, log 1000 आ गया, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई। ठीक, आगे क्या कह रहा है, हाउ मच विल इट अर्न इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, और e की पावर 0.5 जो इसने दी है वो दी है हमें 1.648,
ये इसने वैल्यू दे रखी है। अब 10 साल बाद की अगर बात करेंगे तो टाइम की जगह क्या यूज करेंगे बोलो? प्रिंसिपल पूछ रहा है 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, है ना, यानी ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इसको तो हमें पता नहीं ना, इस बार तो हम पी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो जब टाइम हो जाएगा 10 साल, तब वो मुझसे पी पूछना चाह रहा है। हम यहां लिखेंगे लॉग पी, क्योंकि इस बार हमें पी नहीं पता है ना 10 साल के बाद। 1/20 इंटू टी की जगह पर हम कितना यूज करेंगे बोलो? टी की जगह हम यूज करेंगे 10 साल बाद ना, तो 10, ठीक है। और लॉग सी की जगह यूज करेंगे हम लॉग 1000। आई होप बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग पी, ये जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो लॉग 1000 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/2। होगा कि नहीं होगा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग पी बाई 1000 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? लॉग पी बाई 1000 बराबर 1/2। 1/2 को हम लोग क्या 0.5 नहीं लिख सकते? 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है। यहां पर एक बेस छुपा होता है ई, हमेशा होता है कि नहीं होता है? तो अब जब इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये उसकी पावर बन जाएगी, यानी ई की पावर 0.5 बराबर हो जाएगा पी बाई 1000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा ई की पावर 0.5 इंटू 1000। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ई की पावर 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन ने तुमको पहले से दे रखी थी कितनी? 1.648। इसको तुम 1000 से इंटू करोगे, ये बन जाएगा 1648 रुपीज। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? या 1648, हेंस रिक्वायर्ड अमाउंट इज ₹1648। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आंसर देख लो एक बार, 1648 ही आ रहा है, आना तो यही चाहिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है, यानी बैक्टीरिया काउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। यानी 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1,10,000। यानी 2 घंटे में बढ़ के कितना होता है? 1,10,000 हो जाता है। हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कितनी देर में ये 2 लाख हो जाएगा? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। देखो भाई, हम मान लेते हैं कि बैक्टीरिया वह है वाई, लेट the number of bacteria in a culture be y, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो dy बाई डी टी है, यानी रेट जो इसका दिया हुआ है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। कितना प्रेजेंट है भाई? यानी ये जो dy बाई डी टी है ये y है, ठीक है, ये बात कर रहा है। तो अब यार देखो, ये एक तरफ आ जाएगा, देखो नहीं, उससे पहले जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट आके उसकी जगह ले लेता है, ये पता ही होगा। तो के वाई हो जाएगा, वाई बाई मटेरियल, वाई बाई वाला मटेरियल एक तरफ और के इंटू डी टी को एक तरफ लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा? के टी प्लस सी। ये हो गया एक तुम्हारा जनरल इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इनिशियली जो बैक्टीरिया थे वो थे 1 लाख, टाइम यानी 0 ले लो। तो स्टार्टिंग वाले केस में जब हम टाइम 0 लेते हैं तो बैक्टीरिया थे 1 लाख, यानी लॉग 1 लाख की बात कर रहे हैं ना भाई, 5 0 लगा दिए, ये 1 लाख हो गया, बराबर के टी, यानी के इंटू 0 हो जाएगा प्लस सी। तो सी बराबर निकल कर आएगा लॉग 1 लाख। बोलो ये हो गई सी वाली बात। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? हमसे पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद 2 लाख होगा, यानी कितने टाइम के बाद 2 लाख हो जाएगा। खैर उससे पहले 2 घंटे की अगर हम बात करें, जब हम 2 घंटे की बात करेंगे, व्हेन टाइम कितना है? 2 आवर्स है। क्यों हम ये यूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें सी निकल गया, हमें के भी तो चाहिए, तब तो टी और वाई में रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। एक कांस्टेंट निकाल लिया यानी सी, दूसरा के भी निकालना पड़ेगा। तो जब टाइम मेरा 2 घंटे है तो 10% के रेट से अगर बढ़ा है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो y की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, और 10% के रेट से बढ़ा है मतलब 110/100। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये 1,10,000 बना कि नहीं बना?
जब टाइम 2 घंटा होगा तो बैक्टीरिया 1,10,000 हो गए होंगे कि नहीं। इसको अब जब यूज करोगे यहां पर, इसका मतलब लॉग ये हो जाएगा 1,10,000 इज इक्वल टू के इंटू टाइम कितना लिया है 2, और सी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, लॉग 1,00,000। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये लॉग लॉग वाला एक तरफ ले लो, लॉग 1,10,000, इसमें से तुम लॉग 1,00,000 को निकाल के करो बाहर, यहां जाएगा 2k, तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a अपॉन लॉग b, बोलो यही तो होगा, बराबर 2k। तो यहां पर यार देखो 4 जीरो कट के किनारे हो जाएंगे, तो log 11/10 इज इक्वल टू 2k होगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1/2 log 11/10। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 2 लाख की बात कर रहा है, तो log रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग कितना, अब बैक्टीरिया कितने हो चुके हैं, 2 लाख हो चुके हैं। के की वैल्यू इस बार हम लोगों को पता है कितनी है, 1/2 log 11/10। टाइम निकालना है तो टी तो पता नहीं है, टी रख दो, प्लस सी की वैल्यू कितनी दी रखी थी, अच्छा log 1,00,000। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। log 1,00,000 को इधर लाकर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, देखो टी और प्लस में कंफ्यूज ना हो जाना, ये टी है और ये क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा log 2,00,000 माइनस log 1,00,000 बराबर 1/2 log 11/10 इंटू टी। यही होगा कि नहीं होगा। log 2 लाख माइनस log 1,00,000, यार कितना होना चाहिए, बोलो 2 होना चाहिए कि नहीं। सीधे सीधे इसको log 2 लिख दो, क्योंकि जब ये अपॉन में आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो जब हम टी निकालने चलेंगे तो 2 इधर डिवीजन में है, log 2 के पास चला जाएगा, अपॉन ये log 11/10 अपॉन में चला आएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। देखो यही आंसर आ रहा है या log 4 अपॉन में आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है इसका आंसर हो जाएगा 2 log 11/10 आवर्स। बात समझ में आ गई, तो यही आ जाएगा, ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो टी निकल कर आया है वो कितना आया है, 2 log 2 अपॉन log 11/10 आवर्स। इतनी देर में बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर मैंने यहां लाकर रख दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां तक तो दिखाई दे रहा है ना भाई, ये पूरी वैल्यू इनटू कर रही, इधर जाके डिवाइड कर देगी, यही काम मैंने किया है बस। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो 23 पर कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx e⁻x+y। अब यार देखो हमें y वाला मटेरियल एक तरफ चाहिए होता है, x वाला एक तरफ चाहिए होता है, तो इसको e⁻x इंटू e⁻y लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि a⁻m इंटू a⁻n तभी तो m+n बनता है। अब x वाला मटेरियल एक तरफ लो, y वाला एक तरफ, तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये ex dx हो जाएगा, ठीक है। e⁻y जब ऊपर जाएगा तो e⁻−y dy होगा और ये e⁻x dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ तुम्हें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। e⁻−y का करोगे तो भाई e⁻−y ही होगा, और माइनस y की वजह से यहां पर माइनस आएगा। e⁻x को करोगे तो e कितना हो जाएगा, x ही होगा, और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। c तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, e⁻x प्लस e⁻−y इज इक्वल टू c। कोई और आंसर देखो मैच कर रहा है, देखो b तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि e⁻x प्लस e⁻y है जो कि है नहीं। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर निगेटिव है, यहां दोनों की पावर निगेटिव है नहीं। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि e की पावर निगेटिव है, यहां e की पावर निगेटिव है नहीं, तो तुम्हारा आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन तुमको मतलब पहला ऑप्शन आंसर तो आ गया, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोगों ने पहला आंसर निकाला है,
क्योंकि यहां हम ले जाएंगे तो हमें दिखेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, और ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो आंसर लेकर कैसे आया जाए? देखो एक काम करो, इसको इधर लेकर चले जाओ, इसको इधर लेकर चले जाओ, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि इसको इधर ले गए ये बराबर माइनस सी बनेगा। भाई माइनस सी हो या प्लस सी, हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, बोलो है या नहीं है? या अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको एक काम करो, इसको ले लो तुम के, इसको क्या ले लो? के। अगली बार में ये माइनस के, अब इस माइनस के को हम सी लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर सी, यहां लिख दो माइनस के बराबर सी, हमने ले लिया है, बात खत्म। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और वैसे हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी, यानी अगर यहां पर पहुंच जाते तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते। तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं, एक में दोनों की पावर नेगेटिव आ रही है, वो मेरा आंसर होगा नहीं। एक में एक्स की नेगेटिव आ रही है, वो मेरा होगा नहीं। इस तरह से एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 9.3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अच्छे से आ गया होगा, इसके सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने कर लिए होंगे। सेकेंड पार्ट को भी जल्दी से कवर करो। कल हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 9.4 के साथ। थैंक यू।